हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आपकी कक्षा पे। और आज की इस क्लास में हम लोग क्षितिज भाग 2 का हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है। देखिए, क्षितिज भाग 2 का चैप्टर नंबर 5 नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी बुक वगैरह जो है वो चेंज हो गया है। न्यू जो आया है अपडेटेड वर्जन, उसमें से ये सब आपको आगे पीछे चैप्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फिर ये आपका जो सिलेबस है उत्पाद सिपाही है या फिर क्षेत्रीय कार्यकर्ता है या फिर झारखंड पुलिस है, उसका सिलेबस में आपको ये देखने को मिलता है। और उसके सिलेबस में ये आपको 5 नंबर पे देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको सिलेबस पहले भी बता चुकी हूँ। चलिए, बिना किसी देरी के आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस क्लास में हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित 2 कविता, एक उत्साह और एक अट नहीं रही, ये 2 पढ़ेंगे और इसके बारे में मीनिंग जानेंगे। और फिर हम लोग अगले क्लास में इसका एमसीक्यू करेंगे। आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया मैम एक ही दिन में 2 क्लास ले लीजिए। देखिए, पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सारे मटेरियल जो हैं वो रेडी करना, इसको एक पीपीटी फॉर्म में तैयार करना, फिर आपके लिए प्रेजेंट करना, एक दिन में 2 अगर आप कहिएगा तो नहीं हो पाएगा। एग्ज़ाम अगर नज़दीक आएगा तो फिर मैं ज़रूर 2 करा दूँगी, पर एग्ज़ाम अभी जब जब लग रहा है कि थोड़ा है टाइम, तो आराम से करते हैं ना, समय पे हो जाएगा। डोंट वरी, बिलीव मी। ठीक है, अगर आप लोग इतना देख रहे हैं, इतना पसंद कर रहे हैं, तो थोड़ा भरोसा और कर लीजिए। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय देखेंगे, क्योंकि कवि परिचय से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। और कवि परिचय से अगर देखा जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से रहता है कि जन्म कब हुआ और जन्म कहाँ पे हुआ। ठीक है, और मृत्यु, ये 3 जो हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और मृत्यु के बारे में। तो इसीलिए इन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। पर ऐसा नहीं कि बाकी जो सारे आपके पॉइंट्स हैं वो आप नहीं याद रखेंगे, उसको भी आपको पढ़ लेना है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं उनका जन्म कब हुआ, तो 1899 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1899 में इनका जन्म हुआ था, जब हमारा जो देश है वो ब्रिटिश के शासन में था। ठीक है, तो उसमें उनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ये बंगाल के महिषादल, कहाँ पे? बंगाल के महिषादल में इनका जन्म हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। पर अगर पूछा जाए कि ये मूल निवासी कहाँ के थे, तो गढ़ाकोला जिला उन्नाव जो पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में, जो लोग उत्तर प्रदेश से हैं उनको पता होगा शायद, जिला उन्नाव में गढ़ाकोला से के ये मूल निवासी थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। क्लियर? अब इनकी औपचारिक शिक्षा की बात करें तो 9वीं तक इन्होंने अपनी जो शिक्षा है वो महिषादल में कंप्लीट की थी। कहाँ तक? क्लास 9वीं तक की शिक्षा। इसके बाद इन्होंने स्व अध्याय से, मतलब सेल्फ स्टडी से, इन्होंने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया था। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता है थे। ठीक है, मतलब संगीत और दर्शन शास्त्र को भी इन्होंने बहुत ही गहराई से पढ़ा था। क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इन्होंने औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में कंप्लीट की। उसके बाद स्वाध्याय से इन्होंने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का भी ज्ञान जो है वो अर्जित किया। और इनका अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा गहरी इन्होंने किस चीज़ में स्टडी की थी, तो फिर संगीत और दर्शन शास्त्र में। बात करते हैं कि ये किस विचारधारा से प्रभावित थे। ऐसा प्रश्न आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि ये किस विचारधारा से प्रभावित थे। तो रामकृष्ण परमहंस जो हैं, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं इन पर रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी के विचारधाराओं ने विशेष प्रभाव डाला था। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे पॉइंट, इनकी रचनाएं क्या क्या हैं। तो इन्होंने बहुत तरह की रचनाएं की हैं, जिसमें से काव्य, कविता का पोर्शन आता है, उपन्यास इन्होंने लिखे हैं, कहानी लिखी हैं, आलोचना लिखी हैं और निबंध लिखे हैं। ये सब इनकी रचनाएं हैं। क्लियर? निराला जी जो हैं, मैंने कहा था ना कि नाम पूरा कहीं कहीं आपको हो सकता है एग्जाम में सिर्फ निराला दे दे, है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी पूरा ना लिखे, सिर्फ निराला दे दे, या फिर जयशंकर प्रसाद ना लिखे, सिर्फ प्रसाद दे दे। तो उस समय भी आपको ये चीज़ें याद रखनी है, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, तो फिर सभी जितने कविता मैं पढ़ा रही हूँ आपको, उसके जो रचनाकार हैं, उनके जो कवि हैं, वो आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। निराला जी जो हैं इनकी रचनावली के 8
खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। इनके प्रमुख काव्य रचनाओं की अगर बात करें तो अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते, ये इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। एक बार मेरे साथ आप फिर से रिपीट कीजिएगा, क्या है इनकी काव्य रचनाएं? अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, क्या उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया है। ठीक है। जो आपके निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये इनका स्वभाव कैसा था? तो फिर विद्रोही स्वभाव के ये थे। ठीक है। इनसे वो जो गलत चीज़ें होती हैं ना, अत्याचार वगैरह, वो सही नहीं जाते थे, ये विरोधी प्रकार के थे। कभी कभी आप देखिएगा रिबिलियस, मतलब आपके घर में ही देखिएगा, एक बच्चा बहुत शांत होता है, जो उनके पेरेंट्स कहते हैं वो मान लेता है। एक बच्चा ऐसा होता है जो मतलब हर चीज़ में उसको ना करना है, वो कभी अत्याचार, कभी किसी का गलत, वो सुन के तुरंत एकदम जवाब दे देगा। और एक बच्चा होता है जो एकदम, कोई आ गया, उसको कोई दो बात बोल भी दिया बाहर से आके, तो वो शांति से सुन लेता है। और एक होता है जो जवाब दे देता है एकदम मुंह पे कि नहीं ये गलत है। विद्रोही किस्म का वो होता है, रिबेलियस किड कहते हैं ना, उसी प्रकार के। ठीक है। और यही इनका विद्रोही स्वभाव जो है, उसने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में क्या किया? नए प्रयोगों को संभव किया। अब उसमें से क्या होता है, कविता जगत ऐसा है था कि उसमें प्रेम भाव आपको हमेशा देखने को मिलेगा, हर चीज़ का प्रेम ज़्यादातर उकेरा जाता था, है ना। श्रृंगार का भाव आता था, पर अब यहाँ पे विद्रोही स्वभाव भी इंटर कर गया है। क्लियर। अगला है आपका, उनकी रचनाओं में उपस्थिति क्या क्या देखने मिलती है आपको? तो दार्शनिकता का उपस्थित होता है। उनके जो रचनाएं होती हैं उसमें आपको दार्शनिकता देखने को मिलेंगी, विद्रोह देखने को मिलेगा, क्रांति देखने को मिलेगा। जो अब तक पहले क्या होता था, श्रृंगार, प्रेम, ये सब चीज़ें, प्रकृति के बारे में प्रेम, देश प्रेम, ये सब देखने को मिलता था। पर अब दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, ये सब भी देखने को मिलेगा। प्रेम की तरलता, ठीक है, प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्रा जो होता है, वो आपको देखने को मिल जाएगा इनकी रचनाओं में। निराला जी जो हैं, इनका पारिवारिक जीवन जो था वो दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। मतलब उनके जो अपने थे, उनकी बहुत ही मतलब जल्दी में मृत्यु हो गई थी। इनकी पुत्री जो थी वो केवल 18 वर्ष की थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो फिर सोचिए कि एक पिता जिसकी पुत्री है और वो 18 वर्ष की आयु में, अगर 18 वर्ष समझ सकते हैं, 18 वर्ष कम नहीं होता है, उतना समय तक उन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और अचानक से एक दिन वो उसे खो देते हैं, तो फिर उनके मन पे क्या बीती होगी, है ना। तो मतलब वो तोड़ करके रख दिया था उनको, भीतर से झकझोर के रख दिया था उनको अपने अपनों की मृत्यु ने। क्लियर। इसके बाद ही उन्होंने एक लिखा था, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, उनकी जो पुत्री हैं उनसे उनकी मृत्यु हो गई थी, उसी पे उन्होंने एक लिखा था, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है। मैं अगले क्लास में आपको एमसीक्यू में वो करा दूंगी। ठीक है। तो आप लोग अगर हो सके तो गूगल में सर्च कीजिएगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की मृत्यु के बाद पश्चात कौन सा कविता या फिर जो भी कहानी है वो लिखी हैं। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। अब साहित्य वाला जगत जो होता है, यहाँ पे भी वो बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करते हैं। ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1961 में इनकी मृत्यु हो गई। भारत जब आज़ाद हो गया, इनका जन्म हुआ था कब? तो फिर 1899 में इनका जन्म हुआ था और 1961 में इनकी मृत्यु हो गई। मतलब इन्होंने आज़ादी होते हुए देखा, बहुत करीब से देखा। और उस समय यहाँ पे ब्रिटिश लोग शासन कर रहे थे, उनका अत्याचार जो था वो चल रहा था जब इनका जन्म हुआ था। तो वो बचपन से वही देखते हुए आगे बढ़े थे, इसलिए इनके अंदर कौन सा स्वभाव आ गया था? विद्रोह का स्वभाव आ गया था, क्रांति का स्वभाव आ गया था। और अभी जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ उसमें से भी आपको मतलब कहा जाता है कि उन्होंने क्रांतिकारियों के लिए ही वो लिखा था। ठीक है। पर देखते हैं क्या है वो आगे। इसमें अगला है आपका, छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। तो पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि छायावादी रचनाकारों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने सबसे पहले कौन से छंद का प्रयोग किया? तो आप आंसर क्या करेंगे? मुक्त छंद का प्रयोग किया था। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित
जिनके प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है। मतलब क्या है कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी जो हैं, इनकी जितनी भी कविताएं हैं उसमें से आपको जो शोषित लोग हैं, जो उपेक्षित हैं, जो पीड़ित हैं, जिन पे पीड़ा मतलब जिन पे क्या कहते हैं उसको, अत्याचार किया जाता है, जिनको प्रताड़ित किया जाता है, उनके प्रति आपको गहरी सहानुभूति देखने को मिल जाएगी। और वहीं जो शोषक वर्ग है, मतलब जो शोषण करता है, ठीक है, और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी मिलेगा। और जो शोषण करता है उसके प्रति प्रतिकार का भाव मिलेगा, प्रचंड प्रतिकार का भाव मिलेगा। समझ रहे हैं आप? सहानुभूति किसके प्रति है? तो फिर जो शोषित वर्ग है, जिन पे अत्याचार हो रहा है, और प्रचंड प्रतिकार का भाव किसके प्रति है? तो जो शोषण कर रहे हैं। इन बातों को बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट है पर बहुत ही ध्यान में आपको रखने हैं, एक एक चीज़ को क्लियर, एक एक पॉइंट को आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। और मैं आपको बता दूं कि आपका जो अभी ऑफ़र चल रहा है, ठीक है, झारखंड जीके का जो आपका बैच है उस पर भी ऑफ़र चल रहा है, तो आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। और ये अभी 199 में मिल रहा है। और कल ये ऑफ़र आपका जो था लागू हुआ था, 2 डेज़ लेफ्ट, ये मैंने कल आपको बताया था। तो आज और कल तक शायद आपका ये ऑफ़र रहेगा, तो आप लोग जल्दी से ये ऑफ़र ले सकते हैं। 199 में आपको झारखंड जीके कंप्लीट कराया जाएगा, नोट्स मिलेगा, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस का नोट्स, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। एक तरह से गाइडेंस भी आपको मिलेगा कि कम समय में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो मैं भी करा दूँगी। क्लियर? तो ये एक आपका चल रहा है। और एक आपका हिंदी का आपको पता है कि ये जो पीडीएफ है, ये जो नोट्स है वो आप कैसे ले सकते हैं। तो ये नोट्स आप ले सकते हैं कैसे, अभी ऑफ़र इसमें लागू है। 150 रुपीज़ में आपको ये सारा जो पीडीएफ अभी आप देख रहे हैं हिंदी का जो क्लासेस हैं, जितने भी हुई हैं और जितने भी होने वाली हैं, वो आपको मिल जाएंगी एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का लिंक मैं कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या फिर जैसे ही आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे आपको तुरंत ही मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैसेज करके भी मुझसे लिंक ले सकते हैं। और ये आपको नोट्स मिल जाएगा 150 में, और नोट्स प्लस क्लास चाहिए तो 200 में आपको मिल जाएंगे। मतलब जो क्लासेस यूट्यूब पे जा रही हैं वहीं वहाँ पे भी जाएंगी, पर क्या होता है उसमें ऐड नहीं चलता है, तो बच्चों को आसानी होती है। क्लियर? अब हम लोग आगे देखते हैं, एक सेकेंड, चलिए। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं आपका एनसीईआरटी बुक में जो लिखा गया है उसके बारे में थोड़ा सा, कि उत्साह के बारे में क्या बताया गया है। इनकी 2 कविताओं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक उत्साह, एक अट नहीं रही है। तो फिर उत्साह के बारे में क्या लिखा गया है कि ये एक आवाहन गीत है। बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई हैं। उत्साह एक आवाहन गीत है जो बादल को संबोधित कर रहा है। किसको संबोधित कर रहा है? बादल को। मतलब ये बादल को बुला रहा है, ठीक है। आवाहन मतलब क्या होता है? बुलाना होता है, राइट। तो ये बादल को बुला रहा है। बादल जो है वो निराला का प्रिय विषय है। बादल पे उन्होंने और भी लिखे हैं, तो वो उनका प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वहीं बादल जो है नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है, ठीक है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। जीवन में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है, और सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। मतलब क्या है कि बादल जो है, उत्साह इसमें से क्या है, एक आवाहन गीत है। ये मैं अगले क्लास में एमसीक्यू कराऊंगी, फिर मत बोलिएगा मैम हमको नहीं पता है। उत्साह एक आवाहन गीत है जो किसको बुला रहा है, किसका आवाहन कर रहा है? तो बादल का आवाहन कर रहा है। बादल जो है वो निराला जी का प्रिय विषय है, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। बादल एक तरफ क्या करता है, जो पीड़ित लोग हैं, जो प्यासे लोग हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना, पीड़ित प्यासे लोग जो हैं उनकी आकांक्षा को पूरा करता है, ठीक है, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करता है। तो दूसरी तरफ वहीं बादल जो है वो क्या करता है, नई कल्पना, वहाँ पे आगे जो कंपैरिजन हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो बादल नई कल्पना, एक नया उम्मीद लेके आता है ना बादल। देखिएगा किसानों के लिए, आप, मैं बस बता रही हूँ समझाने के लिए आपको, किसानों के लिए आप बादल समझ सकते हैं कि क्या है, वो उनके लिए एक नया जीवन है। उसी से, बादल अगर नहीं आएगा तो फिर पानी नहीं आएगा, पानी नहीं बरसेगा। आप देखते होंगे जब पानी नहीं बरसता है तो कृषि वगैरह नहीं हो पाता है, खेती वगैरह नहीं हो पाता है, फिर क्या होगा, भुखमरी आएगी, है ना।
तो फिर वही है, नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। बादल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, किनके लिए? पीड़ित लोगों के लिए, प्यासे लोगों के लिए। वो नई कल्पना देता है, वो नया उम्मीद देता है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कवि जो है वो जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखते हैं। कविता में ललित कल्पना मतलब सुंदर कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। मतलब सुंदर कल्पना और क्रांति की चेतना। मैंने कहा ना कि वो रिबेलियस टाइप के थे, मतलब विद्रोही स्वभाव के थे। तो यहाँ पे आपको ये भी पता चलने मतलब कहीं कहीं लिखा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने ये जो उत्साह लिखा है कविता, इसमें से वो एक्चुअली जो क्रांतिकारी हैं भारत के, वो जब ब्रिटिश उन पर शोषण कर रहे थे लोगों पे, तो कह रहे थे कि अब इनका शोषण मत सहो, अब है क्रांति की बारी, अब क्रांति करने का समय आ गया है। ठीक है, तो बहुत लोगों का ऐसा भी कहना है। तो सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य का भूमिका महत्वपूर्ण होता है। सामाजिक क्रांति जो होती है, सामाजिक क्रांति क्या होती है? मतलब कोई विद्रोह, मतलब कोई आप पे अत्याचार कर रहा है तो उसके विरुद्ध आपको विद्रोह करना है, तो वही है सामाजिक क्रांति। साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। नया जीवन के रूप में इसको देखते हैं कि नया जीवन दो, बादल तुम आओ और हमें नया जीवन दो। ठीक है, अगला है आपका अट नहीं रही है, दूसरी कविता जो होगी। ठीक है, क्या है? अट नहीं रही है। इसमें कविता का आपको फागुन की मादकता को प्रकट करती है। क्या प्रकट करती है? फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि जो है वो फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन से एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर और ललित बना दिया है। तो ये अट नहीं रही है, ये किस समय का है? तो ये फागुन माह, जब होली का समय होता है ना, तब देखिएगा आप हर जगह हरे भरे एकदम दिखाई देते हैं, एकदम हरियाली नज़र आती है। ठीक है, और आपको ये फूल वगैरह जो होते हैं वो हर जगह नज़र आते हैं। मतलब वो बसंत वाला जो मौसम है वो अलग ही होता है। क्लियर? हर जगह आपको फूल नज़र आ रहे हैं, पत्तियां नज़र आ रही हैं, हरियाली नज़र आ रही हैं। तो उसी का इन्होंने सुंदर वर्णन किया है। उसको देखने से, फागुन को माह को देखने से, फागुन माह में जब आप हरियाली अपने और चारों ओर देखते हैं तो फिर आपका मन प्रसन्न हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स के मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। क्या है आपका पहला? धाराधर। धाराधर का मतलब बादल। देखिए ऐसे तो धाराधर, धारा मतलब जल होता है ना, जल। धारा मतलब धारा, धर, धर मतलब धारण करने वाला। तो जल को जो धारण करे यानी कि बादल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पर्यायवाची शब्द टाइप का ही है ये। धाराधर मतलब जल को धारण करने वाला बादल। क्लियर? उन्मन, उन्मन का अर्थ क्या होता है? कहीं मन नहीं लग रहा है, मन न टिकने की स्थिति है, अनमनापन। आपने अगर पंचायत सीरीज देखा होगा तो उसमें से एक है, मन अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उनसे जब तबीयत की खराब के बारे में पूछा जाता है तो कहते हैं वो कि मन अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा है, दादी माँ, है ना। तो उन्मन, कहीं मन न टिकने की स्थिति या अनमनापन। कभी कभी होता है कि हम लोग कोई काम करते हैं तो फिर मन नहीं लगने लगता है, उबाऊ टाइप का लगने लगता है, तो वही है आपका उन्मन। इसके बाद अगला क्या है? निदाग, निदाग्ध, निदाग। ठीक है, गर्मी, गर्मी को बोल रहा है। अब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो आप देखते होंगे कि आपका मन कहीं पे नहीं लगेगा। ठीक है, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी, दिन भर हम लोग यही बोलते रह जाते हैं, व्याकुल होने लगते हैं, तो वही है आपका। अगला है सकल। सकल मतलब सब या फिर सारे, सारे लोग, सकल है ना, सब ऐसे होता है। आभा मतलब क्या होता है? चमक। आभा मतलब चमक, आभा जो है वो समा नहीं रही है, आभा चमक। वज्र मतलब कठोर या फिर भीषण, वज्र मतलब तो आपको पता ही होगा। अट मतलब समाना या फिर प्रविष्ट, मतलब अट नहीं रही है, मतलब समा नहीं रही है। ठीक है, अट नहीं रही है। पाट, पाट मतलब जगह जगह। शोभाश्री मतलब सौंदर्य से भरपूर, शोभाश्री मतलब सौंदर्य से भरपूर। पट मतलब समा नहीं रही है, अट नहीं रही है, समाना वही, और पट भी वही, समा रही है, नहीं रही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं उत्साह। क्या देखेंगे? उत्साह कविता के बारे में। तो उत्साह कविता में आपका जो पहला लाइन है वो क्या है? किसने लिखा है ये आपको पता होना चाहिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। क्लियर? अब उत्साह कविता में आपका पहला लाइन है, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले।
मतलब कवि कहते हैं बादल गरजो, बादल तुम जो हो तुम गरजो। घेर घेर, घोर गगन मतलब पूरे घेर घेर मतलब घेरना, ठीक है। और घोर गगन मतलब पूरे आसमान को तुम घेर लो। कवि क्या कह रहे हैं कि तुम पूरे आसमान को घेर लो। धाराधर ओ, धाराधर मतलब वही जल को धारण करने वाले बादल ओ, ठीक है। तो बादल तुम गरजो और आसमान को पूरे चारों ओर से घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित काले घुंघराले मतलब एक सेकंड, हाँ। ललित ललित काले घुंघराले, तो ललित ललित मतलब कि सुंदर सुंदर काले घुंघराले। अब किसी बच्चे को देखिएगा, उस बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनके काले घुंघराले बाल होते हैं, आप देखे होंगे अगर तो वो बहुत ही मतलब सुंदर दिखते हैं एकदम, बहुत सुंदर नज़र आता है। वैसे आसमान में आप देखते होंगे बादल को, तो वो आड़े तिरछे गोल गोल टाइप के नज़र आएंगे आपको, घुंघराले टाइप के नज़र आएंगे। तो वही है, उसका आकार वैसा कुछ नहीं ना होता है। तो वही काले घुंघराले है ना, सुंदर सुंदर काले घुंघराले बादल। बाल कल्पना कैसे पाले, बाल कल्पना मतलब बाल मतलब बच्चा, कल्पना मतलब बच्चे की जो कल्पना होती है, के से मतलब के समान, और पाले मतलब के समान, ठीक है। बाल कल्पना के समान पालना मतलब जैसे बच्चे की कल्पना होती है, बच्चा देखिएगा कुछ भी कल्पना कर लेता है, वो आपसे बहुत ही अजीबोगरीब सवाल कभी कर लेगा। वो तो बच्चे हैं ना, उनके मुंह पे तो हमारी तरफ फिल्टर होता नहीं है। तो यही है, तो इसको मैं समझाती हूँ आगे। हे बादल आकाश को घेर कर गरजो, हे जल की धाराओं को अपने में धारण करने वाले, वही कहा ना मैंने, धाराधर, अपने में धारण करने वाले नए घुंघराले काले बादल गरजो, ये इसका अर्थ है। इसकी व्याख्या अगर हम लोग करें तो क्या होगा, कवि बादलों से क्या कह रहे हैं कि जोर जोर से गरजने का निवेदन करते हुए बादलों से कहते हैं कि हे बादल तुम जोरदार गरजना, अर्थात जोरदार आवाज करो और आकाश को चारों तरफ से पूरी तरह से घेर लो। घेर घेर है ना, घेर लो यानी इस पूरे आकाश में भयानक रूप से आप छा जाओ, और फिर जोरदार तरीके से बरसो, और फिर छाने के बाद बरसो, क्योंकि ये समय जो है वो शांत होकर बरसने का नहीं है। कवि बादलों के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुंदर सुंदर, क्या कहते हैं, सुंदर सुंदर, ललित ललित काले घुंघराले, अर्थात गोल गोल छल्ले के आकार के समान बादल, छल्ले के आकार के समान होता है ना बादल, आपको आसमान में देखिएगा तो नजर आएगा। तुम किसी छोटे बच्चे की कल्पना की तरह हो, कैसे हो, तुम किसी छोटे बच्चे की कल्पना की तरह हो। कहने का क्या मतलब है कि जैसे छोटा बच्चा जो होता है वो कल्पनाएं इच्छाएं पल पल बदलती रहती हैं उसकी, है ना। मैंने कहा ना अलग अलग तरह के वो आपसे सवाल पूछते रहेंगे, कभी कुछ। वैसे ही जैसे उनके मन में कई तरह के सवाल उमड़ते हैं, कई तरह की इच्छाएं उमड़ती हैं, नई नई बातें नई नई कल्पनाएं जन्म लेती हैं, वैसे ही ठीक उसी प्रकार तुम भी, अर्थात बादल भी क्या है, आकाश में हर पल अपना रूप यानी कि आकार जो है वो बदलता रहता है। आप आसमान में देखिएगा, आपको थोड़ी देर पहले कुछ आकार दिख रहा था तो कुछ देर बाद और दिखेगा, क्योंकि बादल जो है वो अपना आकार चेंज करते रहता है। तो वही इसमें से अर्थ था कवि का। अगला लाइन हम लोग पढ़ेंगे, विद्युत छवि उर में। विद्युत मतलब क्या होता है, बिजली, छवि मतलब क्या होता है, मतलब उस तरह का छवि समझ सकते हैं। उर मतलब हृदय, उर मतलब हृदय होता है। मैं वर्ड की मीनिंग बता रही हूँ, आपको ध्यान में रखना है। उर मतलब हृदय होता है। कवि जो है नवजीवन वाले, वज्र छिपा, वज्र मतलब कठोर, मैंने कहा था ना, वज्र छिपा हुआ है आपके हृदय में, ठीक है। नूतन कविता, नूतन मतलब नया, नूतन मतलब नया, फिर भर दो बादल गरजो। तो जो जो वर्ड की मीनिंग मैंने कहा वो याद रखना है। जैसे कि विद्युत मतलब बिजली, उर मतलब आपका उर मतलब हृदय, छवि मतलब वही छवि, नवजीवन मतलब नया जीवन वाला, वज्र मतलब कठोर, ठीक है, वज्र मतलब कठोर, नूतन कविता मतलब नई कविता, फिर भर दो बादल गरजो। मतलब इसमें से विद्युत बेली की छवि को अपने हृदय में छुपाने वाले हे कवियों के मित्र, धरती पर नए जीवन के संवाहक बादल गरजो, पुनः वज्र के समान छिपी अपने अंदर की नवीन कविता से लोगों को भर दो, अर्थात उनमें जीवन के प्रति उत्साह जगा दो लोगों के अंदर, ठीक है। इसका हम लोग व्याख्या पढ़ते हैं।
कवि आगे बादलों से कहते हैं कि तुम अपने हृदय में बिजली के समान ऊर्जा वाले विचारों को जन्म दो। कवि बादलों से क्या कह रहे हैं कि तुम अपने हृदय में बिजली के समान, बिजली के समान जो ऊर्जा वाले विचार होते हैं उनको जन्म दो और फिर उनसे एक नई कविता का सृजन करो। और उनसे एक नई कविता का सृजन करो। कवि ने बादलों की तुलना यहाँ पे किससे की है? तो फिर कवि से की है। बादलों की तुलना कवि ने यहाँ पे देखिए विद्युत छवि उर में, मतलब अपने हृदय में विद्युत बिजली की छवि अपने हृदय में छुपाने वाले, ठीक है। कवि नवजीवन वाले, जैसे कि कवि, बादल की तुलना यहाँ पे कवि से की गई है। बेसिकली इसका मतलब क्या है ना कि अपने कवि को देखिएगा, कवि जब लिखते हैं ना तो वो कैसे लिख पाते हैं, क्योंकि उनके हृदय में इतना कुछ भरा हुआ रहता है, उनके हृदय में बहुत सारे थॉट्स होते हैं भरे हुए, तब तो वो लिख पाते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पे बादलों से तुलना की गई है कि तुम्हारे हृदय में भी क्या है? विद्युत, मतलब बिजली के समान है। बिजली तो चमकती है ना, कड़कती है ना, तो वो तो आपने देखा ही होगा। जन्म दो, सृजन करो, नई कविता का सृजन करो, जैसे कि कवि करता है। कवि ने बादलों की तुलना कवि से की है, क्योंकि जिस प्रकार बादल धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करता है, जैसे कि ये आपका जो बादल जो है वो नया जीवन देता है ना यहाँ पे सभी को। जैसे अब मान लीजिए अगर बारिश ना हो, 1 वर्ष तक बारिश ना हो, 2 वर्ष तक ना हो, आप सोचिए क्या होगा? जीवन बचेगा क्या? नहीं ना बचेगा। कुछ समय के बाद, एक समय तक ही हम लोग जीवित रह पाएंगे अगर बारिश ना हो तो वो हमें क्या करता है? जीवन प्रदान करता है। उसी प्रकार कवि भी हमारे अंदर के सोए हुए साहस को जगाते हैं। कवि देखिएगा, हम लोग मोटिवेशनल थॉट्स जो है, मोटिवेशनल कविताएं जो हैं वो पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर के सोए हुए जो साहस होते हैं उसको जगाते हैं। कवि बादलों से निवेदन करते हुए कहते हैं कि बादलों, तुम अपनी कविता से निराश हताश लोगों के मन में एक नई आशा का संचार कर दो। अगर बादल नहीं आएंगे, अगर बारिश नहीं होगा तो लोग कैसे हो जाएंगे? हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। आप लोग सब तो एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे, जैसे कि मैं। तो आपने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ पे गांव में जब बारिश नहीं होती है ना, जब खेती नहीं हो पाता है ना, तो हमारे घर वाले बहुत ही निराश हो जाते हैं, बहुत ही हताश हो जाते हैं। तो वही कहता है कि तुम क्या करो? एक नई आशा का संचार कर दो, मतलब उनके मन में एक नई आशा भर दो कि हाँ, जैसे बारिश आ गया सब उत्साह से भर जाते हैं कि अरे हाँ, वाह बारिश हो गया, अब तो खेती अच्छी होगी, है ना, अब अनाज अच्छे होंगे। तो वही बोल रहा है, बादल जोरदार आवाज के साथ गरजो ताकि लोगों में फिर से नया उत्साह भर जाए। तो वही बोल रहा है कवि कि तुम एकदम ऐसे गरजो कि लोगों के मन में फिर से उत्साह भर जाए, जो लोग मुरझा गए हैं वो फिर से एकदम एक्टिव हो जाए। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन। इस धरती के लोग तुम्हारे बिना कैसे थे? व्याकुल और उदास थे। अगर बादल नहीं है तो लोग व्याकुल, गर्मी में व्याकुल ही होइएगा ना, आप खुश थोड़ी ना होइएगा, अरे चलो वाह गर्मी आ गई। ऐसा नहीं होता है। गर्मी में मन एकदम इतना चिड़चिड़ापन हो जाता है, लगता है कि अरे कितने लोग तो मारे गए इस बार, है ना। तो व्याकुल और उदास थे। तपन से सारे संसार के लोग जल उठे थे। विश्व के निदाग के सकल जन, मतलब संसार के सारे लोग जो थे वो तपन से, तप जाता है ना सूर्य की रोशनी के कारण, गर्मी के कारण एक होता है ना। तो इसकी व्याख्या क्या करते हैं हम लोग? अत्यधिक गर्मी से परेशान लोगों के मन की स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि संसार के सभी लोग जो हैं वो अत्यधिक गर्मी के कारण बेहाल हैं, व्याकुल हैं, और अत्यधिक गर्मी के कारण अब उनका मन कहीं नहीं लग रहा है। उन्मन कहा था ना मैंने, अनमनापन, उन्मन, मन अब कहीं लग ही नहीं रहा है। क्लियर? तो देखिए ये सब लिखने में, ये जो आपको समझ आए वो व्याख्या लिखने में बहुत समय लगता है, इसीलिए मैं डेली एक ही वीडियो डाल पाती हूँ। आप लोग कहते हैं अब मैं आपको अगर समझा ही नहीं पाऊँगी तो डेली वीडियो डालने का क्या फ़ायदा है? मतलब डेली 2 वीडियो डालने का क्या फ़ायदा है? एक ही वीडियो जाए पर आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। मान लेती हूँ मैं 1 चैप्टर अगर आपका कम पढ़ाऊँगी, 2 चैप्टर कम पढ़ाऊँगी, पर जो पढ़ाई हुई हूँ वो अच्छे से पढ़ाऊँगी, एकदम एक एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए ऐसे पढ़ाऊँगी, ठीक है। तब तो आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे ना। और जो मैंने पढ़ाया है वो मैं मन से नहीं पढ़ा पाऊँगी, उसमें समय नहीं दे पाऊँगी, उसको अच्छे से मैं ही नहीं समझ पाऊँगी, तो आपको मैं कैसे समझाऊँगी? इसलिए प्लीज़ अकबकाइएगा मत, धीरे धीरे सब हो जाएगा, ठीक है। चिंता की बात नहीं है, एग्ज़ाम अभी है, समय है एग्ज़ाम में,
अगर होगा एग्ज़ाम तुरंत तो फिर मैं आपको एकदम 2 दिन में कंप्लीट करा दूँगी पूरा हिंदी। और कुछ? चलिए आगे देखते हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर, शीतल कर दो बादल गरजो। मतलब ये आपको पता नहीं, एक आवाहन गीत है, बादल को बुलाया जा रहा है, तो वही आप सुनिएगा। हे सीमाहीन बादल, बादल को कह रहे हैं कवि, हे सीमाहीन मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, है ना। बादल की थोड़ी ना कोई सीमा होती है। अनजानी दिशा से आकर, किसी भी दिशा से वो आ जाता है, किधर से आएगा कुछ पता नहीं चलता है। इस जलती हुई धरती को फिर से तुम कैसा कर दो, जल में करके शीतल कर दो। मतलब ये जो धरती जो है वो जल रही है एकदम, ठीक है, गर्मी के कारण इतनी तप गई है, इसको फिर में जलमय कर दो, तुम बरस के इसको फिर से जलमय कर दो, शीतल कर दो, अर्थात इसे नवजीवन का उत्साह प्रदान कर दो। ये कवि कहते हैं। इसका व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे। अज्ञात दिशा से आए हुए, यहाँ पर बादलों को अज्ञात दिशा से आया हुआ इसलिए कहा गया है क्योंकि बादलों के आने की कोई भी निश्चित दिशा नहीं होती है। वही जो मैंने आपको समझाया, वो किसी भी दिशा से आ सकता है। और पूरे आकाश पर छाए हुए घने काले बादलों तुम घनघोर वर्षा कर तपती धरती को अपने जल से शीतल कर दो। बादलों तुम जोरदार आवाज के साथ गरजो और लोगों के मन में नया उत्साह भर दो। ये था आपका उत्साह कविता, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया है, जो कि आपका एक आवाहन गीत है, जिसमें से बादलों को बुलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तुम गरजो, बरसो और लोगों के मन में एक नई उत्साह, एक नई उमंग भर दो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बाद में। अगला आपका जो कविता है वो है अट नहीं रही है। क्या है अगला कविता? अट नहीं रही है। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ही है कविता। इसमें से बेसिकली आपका फागुन माह का जो सुंदरता है वो बताया गया है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही। मतलब अट नहीं रही है मतलब समा नहीं रही है। क्या? आभा फागुन की, आभा मतलब चमक, किसकी? फागुन माह की। तन सट नहीं रही है, ये जो प्रकृति है यहाँ पे ये समा नहीं पा रही है, अट नहीं पा रही है। तो इसमें से इसका अगर हम लोग व्याख्या पढ़ें तो क्या होगा? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं, इन्होंने फागुन माह में आने वाली वसंत ऋतु, किस ऋतु का? तो वसंत ऋतु का वर्णन बहुत ही खूबसूरत ढंग से किया है। कवि कहते हैं कि फागुन की जो आभा होती है वो मतलब आभा मतलब सुंदरता, है ना। आभा मतलब चमक, सुंदरता इतनी अधिक है कि उस पर से नज़र हटाने को मन ही नहीं करता है। मतलब फागुन माह में आप देखिएगा वसंत ऋतु में आसपास, तो मतलब नज़र हटाने का मन ही नहीं करेगा। हर जगह आपको हरियाली नज़र आएगी, हर जगह आपको फूल खिलते हुए नज़र आएंगे। आपको मन ही नहीं करेगा कि इन हरियाली, इन सुंदरता से अपना नज़र जो है वो हटाएं। तो वही कवि कह रहे हैं, ठीक है। अर्थात कोई भी अपने आप को उसका आनंद लेने से रोक नहीं पा रहा है। फागुन की सुंदरता जो है वो प्रकृति में समा नहीं पा रही है। फागुन माह की जो सुंदरता होती है ना, वो आपका प्रकृति में समा ही नहीं पा रहा है। यानी कि वसंत ऋतु में प्रकृति बहुत ही सुंदर लग रही है। क्लियर? अगला लाइन है आपका, जब कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नम में तुम पर कर देते हो। उड़ने को नम में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। मतलब जब कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं तो फिर वो फूलों की महक जो होती है वो हमारे सांसों के थ्रू हमारे अंदर में जाती हैं, वो पूरा घर को मतलब महका देती हैं। ऐसा होता है, उसमें इतने फूल खिले हुए होते हैं, है ना। उड़ने को मैं तुम पर कर देते हो। उड़ने मतलब आसमान में उड़ने के लिए तुम पर मतलब क्या होगा? आई थिंक पंख होगा, ठीक है, पंख, ठीक है। आकाश में मतलब पंछी जो होते हैं उनसे शायद कंपेयर किया गया है। उड़ने को नभ में नभ होगा, आई थिंक यहाँ पे नभ, ठीक है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। उड़ने को नभ होगा मतलब आसमान में उड़ने के लिए पर कर देते हो, मतलब पंख दे देते हो। आँख हटाता हूँ, आँख हटाना चाहता हूँ अगर इस सुंदरता से तो हट नहीं पाती है, ठीक है। तो इस काव्यांश में थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, इस नहीं लिखा गया आपका। मैं कवि कहते हैं कि घर में उगे हुए पेड़ों पर आपके अगर घर के बाहर अगर
फूल पौधे लगे हुए हैं, तो फिर उन पेड़ों पर रंग बिरंगे क्या है, फूल खिले हुए हैं। उन फूलों की जो खुशबू है ना, वो हवा में यूं बह रही है, हवा के साथ बह के पूरे कमरे में, पूरे घर में फैल जा रही है, मानो फागुन खुद सांस ले रहा है। मतलब कभी कहते हैं कि फागुन माह मानो खुद ही सांस ले रहा है। इस तरह फागुन का पूरा महीना जो है वो वातावरण को आनंद से भर देता है। ठीक है, फागुन का महीना पूरे वातावरण को क्या करता है, आनंद से भर देता है। इसी आनंद में झूमते हुए पक्षी जो है वो आकाश में अपने पंख फैलाकर उड़ने लगते हैं। यह मनोरम दृश्य जो होता है फूलों का जो है, या फिर आसमान में जो पक्षियाँ उड़ रही हैं, वो मनोरम दृश्य जो होता है वो, और मस्ती से भरी हवाएं जो हमारे अंदर भी हलचल पैदा कर देती हैं, वो सुगंधित हवाएं जब हमारे अंदर में जाती हैं तो हमारे अंदर भी हलचल पैदा कर देती हैं। यह दृश्य हमें इतना अच्छा लगता है कि हम अपनी आँखें इससे हटा ही नहीं पाते हैं। क्लियर। यहाँ पर फागुन माह का मानवीकरण किया गया है। फागुन को यहाँ पे कंपेयर किया गया है किससे, मानवीकरण मतलब उसको कंपेयर किया गया है एक, मतलब सांस नहीं ले पा, ये आपका अगला हमारा क्या है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। पत्तों से लदी हुई डाल आपको नजर आएगी फागुन माह में, कहीं पे हरा फूल है, कहीं पे लाल फूल है। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। कहीं उर मतलब हृदय, मंद मतलब धीरे, ठीक है, धीरे, गंध मतलब सुगंध, पुष्प मतलब फूल, माल मतलब माला। फिर से मैं बोल रही हूँ, उर मतलब हृदय, मंद मतलब धीरे, गंध मतलब सुगंध, पुष्प मतलब फूल, माल मतलब माला। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट शोभा श्री जो है वो क्या नहीं हो रही है, पट नहीं रही है। मतलब जगह जगह पे शोभा श्री मतलब सुंदरता जो है ना वो समा नहीं रही है। पट मतलब समा नहीं रही है। तो कवि कहते हैं कि पत्तों से लदी डाल जो है वो हरी हरी, कहीं पे लाल लाल नजर आ रही है, कहीं हरे फूल है, मतलब हरे पत्ते हैं, तो कहीं पे लाल लाल उस पर फूल है, लाल पत्तियां भी हैं, ठीक है, लाल पत्तियां भी होती हैं। कहीं पड़ी है उर में मतलब कहीं हृदय में, मंद मंद धीरे धीरे, गंध मतलब सुगंध, पुष्प की माला, पुष्प की माला। पाट पाट मतलब जगह जगह शोभाश्री पट नहीं रही है। इसको अगर हम लोग भावार्थ इसका देखेंगे तो क्या होगा, कवि के अनुसार फागुन मास में प्रकृति की सुंदरता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि चारों तरफ पेड़ों पर हरे पत्ते एवं रंग बिरंगे फूल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, रंग बिरंगे फूल दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है मानो पेड़ों ने कोई सुंदर रंग बिरंगी माला पहन रखी है। पुष्पमाल लिखा है ना यहाँ पे, तो पेड़ों ने क्या किया है, रंग बिरंगी सुंदर माला पहन रखी है। ठीक है, इस सुगंधित पुष्पमाला की खुशबू जो है वो कवि को बहुत ही मनमोहक लग रही है, और इसकी जो खुशबू है इस माला की वो कवि को बहुत ही मनमोहक लग रही है। कवि के अनुसार फागुन के महीने में यहाँ प्रकृति में होने वाले जो बदलावों से सभी प्राणी बेहद खुश हो जाते हैं। मतलब फागुन माह में जो वो चेंजेस आता है, जो प्रकृति इतना अच्छा उस समय होती हैं, वो जो बदलाव होता है तो उसमें से प्राणी जो है, मनुष्य हैं या फिर जो भी प्राणी है वो सब बहुत ही खुश हो जाते हैं। प्राणी में सिर्फ मनुष्य थोड़ी ना आता है, और भी प्राणी हैं। कविता में कवि स्वयं भी बहुत ही खुश लग रहे हैं। यहाँ भी आपका मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। क्लियर। तो फिर इस तरह से आपका ये जो है कंप्लीट होता है, और यहाँ पे भी मैंने आपको एक एक चीज़ समझा दिया। और पहला वाला जो आपका कविता था वो कहा जाता है कि वो क्रांतिकारियों को मतलब जगाने के लिए, भारतीय लोगों को शोषण के विरुद्ध खड़ा करने के लिए वो गाए थे, क्रांतिकारियों के लिए गाए थे। और ये वाली जो है ये कहा जाता है, मुझे एकदम मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती कि सच में ये सही है, और ये एग्ज़ाम में आएगा भी नहीं, पर कहा जाता है कि इन्होंने अपनी दूसरी प्रेमिका के लिए लिखा था। अब मैं इसके बारे में मैं नहीं कह सकती, पर कहा गया, कहीं पे मैंने सुना तो मैं कह दी। इसका मैं वो क्या होता है, सत्यता की जांच नहीं करती हूँ मैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका क्लियर हो गया। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसका एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, और अगर आप लोग एमसीक्यू अगर करेक्ट नहीं किए तो आपकी बहुत ही बुरी हाल होने वाली है। मेरा क्या जाएगा, आपका एग्ज़ाम है, आपको सिलेक्शन होगा, आपको सैलरी मिलेगी, जॉब हो जाएगी, तो मुझे क्या मिलने वाला है, कुछ भी नहीं। तो नहीं, मुझे आप लोग मिल रहे हैं, वही बहुत है।
मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि कुछ नहीं मिल रहा है, आप लोग हैं तो बहुत है, ठीक है। तो फिर आई होप आप लोगों को आज का हमारा क्लास पसंद आया होगा, और अगर आप नोट्स चाहते हैं PDF नोट्स तो आप ले सकते हैं कहाँ से, आपकी कक्षा एप्लीकेशन से। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्ले स्टोर में अभी सर्चिंग में नहीं आ रहा है क्योंकि एप्लीकेशन न्यू है। आप लोग अगर उसमें अच्छे अच्छे रिव्यूज़ जाके देंगे लिंक के थ्रू तो फिर उसमें ज़रूर बहुत जल्द ही सर्चिंग में भी आने लगेगा। और बताइए आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊँगी, पर हाँ जल्दी जल्दी मत कराइएगा क्योंकि समय दीजिएगा तो ही मैं बना पाऊँगी ना अच्छे से। चलिए, आई होप आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। मिलती हूँ अगली क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।